नमस्कार। आज हम भारत के चुनावी तंत्र को समझने के लिए एक विधानसभा क्षेत्र सीधी के आंकड़ों और जमीनी हकीकत की गहराई में उतरेंगे। चलिए इसके राजनीतिक परिदृश्य को परत दर परत समझते हैं। हमारा ये विश्लेषण एक सफर की तरह है। हम जमीन से शुरू करेंगे, आंकड़ों की भाषा को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक ठोस रणनीति तैयार की जा सकती है जो चुनौती को अवसर में बदल दे। किसी भी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह की मिट्टी, वहां के लोग और उनके सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समझना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए सीधी से ही शुरू करते हैं। सीधी मध्य प्रदेश का एक अहम हिस्सा है। देखिए, ये एक आदिवासी बहुल इलाका तो है, लेकिन ये सीट जनरल है, यानी आरक्षित नहीं है। और यही बात यहाँ के राजनीतिक समीकरण को बहुत दिलचस्प बना देती है। इसका मतलब है कि हर समुदाय का वोट मायने रखता है। सीधी की तस्वीर को ये दो आंकड़े पूरी तरह से साफ कर देते हैं। पहली बात, 92% आबादी गांव में रहती है और दूसरी, लगभग 28% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। सीधी की राजनीति और यहाँ के असली मुद्दों को समझने के लिए ये दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ की ज्यादातर जिंदगी खेतीबाड़ी और जंगल से जुड़ी हुई है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी और बघेली भाषा बोलते हैं और यही यहाँ की संस्कृति और संवाद की नींव है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं, क्योंकि राजनीति में आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। इस टाइमलाइन में एक बहुत साफ बदलाव दिखता है। 2003 तक जो सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, वो 2008 के बाद से लगातार बीजेपी के पास है। तो सवाल ये उठता है कि 2003 के बाद ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक हवा का रुख ही बदल गया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों में अपने वोट शेयर को लगातार बढ़ाया है। 2008 में जो करीब 39% था, वो 2023 में बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। ये एक सोची समझी बढ़त है। और ये संख्या देखिए, 35,418। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2023 में बीजेपी की जीत का ये अंतर बताता है कि ये जीत कितनी बड़ी और कितनी निर्णायक थी। लेकिन सवाल ये है कि ये आंकड़े ऐसे क्यों हैं? इतनी बड़ी जीत या लगातार मिल रहे समर्थन के पीछे की असल वजह क्या है? चलिए इस जनादेश की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप सीधी के मतदाताओं से बात करते हैं तो कुछ मुद्दे बार बार सामने आते हैं। टूटी फूटी सड़कें, हर काम में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये उनके रोजमर्रा के जीवन की असल चुनौतियां हैं। ये एक टिप्पणी जो सड़क की मांग कर रही कुछ गर्भवती महिलाओं के विरोध पर की गई थी, अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ये जनता और प्रशासन के बीच की उस गहरी होती खाई को दिखाती है। और यहीं पर एक जरूरी बात समझने की है। बुनियादी सेवाओं और सम्मान की मांग करना हर नागरिक का अधिकार है। हमारा संविधान भी एक जिम्मेदार और सूचित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देता है, ताकि लोग अपनी आवाज उठा सकें और व्यवस्था को जवाबदेह बना सकें। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इतनी मजबूत सत्ताधारी पार्टी के सामने जो चुनौती देने वाला है, उसकी स्थिति क्या है? उसकी राह में क्या मुश्किलें हैं और क्या अवसर? ये विश्लेषण एक संतुलित तस्वीर पेश करता है। ताकत के तौर पर एक मजबूत विरासत और कांग्रेस का ब्रांड है, लेकिन कमजोरियों में जमीनी संगठन का ढीला होना और हाल की हार का दबाव शामिल है। मौका स्थानीय मुद्दों में छिपा है, तो वही खतरा बीजेपी के संगठनात्मक तंत्र और उसकी कल्याणकारी योजनाओं के नैरेटिव से है। असल में लड़ाई सिर्फ सीधी के अंदर नहीं लड़ी जा रही। एक तरफ सड़कों और भ्रष्टाचार जैसे गहरे स्थानीय मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य और केंद्र का एक शक्तिशाली राजनीतिक नैरेटिव है। ये एक दोहरी चुनौती है। इस दुविधा को समझने का एक मीट्रिक है, TWI, यानी ट्रांसफरेबल विन इंडेक्स। आसान भाषा में ये मापता है कि उम्मीदवार की अपनी व्यक्तिगत ताकत कितनी है जो वो पार्टी के वोट में जोड़ सकता है। यहां हम देखते हैं कि उम्मीदवार का पारिवारिक नाम एक बड़ी ताकत है, लेकिन इस खास इलाके से जमीनी जुड़ाव की कमी एक बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया। अब बात करते हैं समाधान की। एक चुनौती देने वाले के लिए एक व्यवहारिक और ठोस रणनीति क्या हो सकती है जो इन सभी मुश्किलों का हल निकाल सके? ये चतुर्मुख सिद्धांत एक व्यापक ढांचा है। पहला, चुनावी, मतलब नाराज किसानों, युवाओं और दूसरे वर्गों को एक साथ लाना। दूसरा, संगठनात्मक, यानी हर बूथ पर अपनी टीम को मजबूत करना। तीसरा, नरेटिव, पूरे अभियान को टूटी सड़कों और भ्रष्टाचार जैसे जमीनी मुद्दों पर केंद्रित करना। और चौथा, संसाधन, सीमित साधनों का सही जगह
सही समय पर इस्तेमाल करना। रणनीति को सही समय पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है। ये 90 दिन का काउंटडाउन प्लान दिखाता है कि कैसे अलग अलग चरणों में अभियान की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है ताकि चुनाव के दिन तक सही मोमेंटम बन सके। आज के जमाने में डिजिटल रणनीति के बिना कोई भी अभियान अधूरा है। ये प्लान दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया, स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स और टारगेटेड विज्ञापनों का इस्तेमाल करके सीधे मतदाताओं तक पहुंचा जा सकता है और पारंपरिक मीडिया पर निर्भरता कम की जा सकती है। हाँ, लेकिन डिजिटल पहुंच बनाते समय भारत के डीपीडीपी कानून के तहत गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाताओं का डेटा इकट्ठा करते समय पूरी पारदर्शिता रखना और ये सुनिश्चित करना कि उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो, एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अब हम उस एक सवाल पर आते हैं जिस पर सीधी का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। यही इस पूरी राजनीतिक लड़ाई का निचोड़ है। एक तरफ जमीनी मुद्दे, लोगों की तकलीफें और स्थानीय शिकायतें हैं, और दूसरी तरफ एक मजबूत संगठन, एक बड़ा चेहरा और एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नैरेटिव। और ये अंतिम सवाल सिर्फ सीधी का नहीं है, ये भारत के कई विधानसभा क्षेत्रों की कहानी है, और इसका जवाब आखिर में मतदाता अपने वोट के जरिए ही देते हैं। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204162 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।